अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। आज का दिन यानी बड़ा अहम रहा। इस वजह से भी अहम रहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने योम जमहूरिया मनाया और दस्तूर के हवाले से बात की और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फिर एक मरतबा यानी अहद व पैमान तजदीद अहद किया। हम ये कह सकते हैं कि हम दस्तूर की हिफाजत करेंगे, आइन की हिफाजत करेंगे और देश किस तरह से तरक्की कर रहा है, किस तरह की यहाँ पे यानी जमहूरियत फल रही है, फल फूल रही है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें की। लेकिन दरहकीकत आज ही का दिन, सेकंड डे अगर हम देखें, 27 जनवरी आज का दिन, भाई साहब यकसा सिविल कोड जो है बीजेपी की बरसर इख्तिदार रियासत उत्तराखंड में जो है नाफिजुल अमल कर दिया गया। और ये इसके साथ जो दावे हैं वो यही हैं कि सबको जो है समानता फराम की जाएगी, सबको जो है यकसानियत जो है फराम की जाएगी। तमाम क़वानीन जो है, जो इंसाफ के मामलात हैं और जो बुनियादी हुकूक़ के मामलात हैं, उसमें सबको जो है मसावात फराहम किए जाएंगे। मुख्तलिफ दावे हैं, एक बहस चली, लेकिन बहरहाल जो बीजेपी को करना था वो एक रियासत ने कर दिया, अब दूसरी रियासतें भी करेंगे। अमित शाह साहब के बकौल पूरे मुल्क में भी अनकरीब जो है मतलब यकसा सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड के साथ जो है इजाफत के साथ नाफिज कर दिया जाएगा। भाई साहब जी, दरअसल देखिए, आपने जो योम जमहूरिया की बात की, यानी दस्तूर की हुक्मरानी के हमने 75 साल मुकम्मल किए, अब 76वीं सालगिरह हमने मनाई है जी। इसमें कल एक चीज़ मैं झांकी में उसका रेफरेंस देना चाहता हूँ। एक बड़ी झांकी जो आज अखबारों में तस्वीर के साथ छपी है और कल बड़े खासकर गोद में बैठे हुए मीडिया भी बड़ा उससे बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेमार हैं, अम्बेडकर हैं, उनकी झांकी को बड़े उससे, उनकी जो टैब्लॉइड थी ना, उसको बड़े उससे बताया गया कि हम कितने दस्तूर के फना हैं, दस्तूर को मानने वाले हैं। दस्तूर को मानने वाले हैं तो फिर ये नहीं कहते कि जो है असल आज़ादी कब मिली, क्या मिली। ये भी चीज़ हुई ना, हालिया दिनों में जो चीज़ें हुई हैं ना, दस्तूर के मानने वाले हैं। तो ये जो सेकुलर का भी आपने जिक्र किया, तो सेकुलरिज्म में ये सब की चीज़ है कि हुकूमत का कोई मज़हब होता है, इस्टेब्लिशमेंट का कोई मज़हब होता है। यहाँ तो पूरी एक तरफा मज़हब चीज़ें हो रही हैं। तो अब रही बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ खतूत 14 खतूत दिए गए हैं, जिसमें तरजीही तौर पर सबसे पहले शराबबंदी पर। सुंदर साहब गुड इवनिंग, बस मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप लाइन पर रहें प्लीज़। जी, थैंक यू। तो ये चीज़ें हुई हैं, उसमें यकीनन उसमें कहा गया, लेकिन उसमें मशरूत कहा गया है। जी, कंडीशनल कहा गया है कि ये सबके लिए सबके इत्तेफाक से हो, बल्कि बुलडोज नहीं हो कोई भी चीज़। जी, तो उत्तराखंड ने 2 साल पहले एक कमेटी बनाई, फिर अपने मंशूर में भी लिखा कि हम फला करेंगे। तो ये सिर्फ महज यानी मुसलमानों को पूरी तरीके से उनको नीचा दिखाने के लिए किया गया। इससे देखिए, हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का, मुख्तलिफ कल्चर का, मुख्तलिफ लिबास पहनने वालों का, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों का, और ख़ुद हिंदू जो धर्म है उसमें जो मुख्तलिफ अलग अलग ज़ातें हैं। चूँकि मैं कई हिंदू हमारे दोस्त अहबाब के, उनकी शादी ब्याह में, उनकी दाह संसारिया जाने, उनकी जो आखिरी रसूमात होती हैं उसमें शरीक होता हूँ, उसमें भी एकसारियत नहीं होती उनमें भी। जी, तो हर एक अपने अपने तरीके से होता है। तो ऐसे मुल्क में एक साथ सिविल कोड सबके लिए एक जैसा कानून जो बताया जा रहा है, ये सिर्फ जो है पर्सनल लॉ जो होता है, जबकि दस्तूर, और ये दस्तूर से क्लैश हो रहा है। दस्तूर में, दस्तूर के जो हमारी आर्टिकल तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ हैं, मज़हबी, यानी इसमें यह तक कहा गया है कि आप न सिर्फ अपने अक़ीदे की पर चल सकते हैं, बल्कि उसकी तरक्की, तरवीज, प्रोपोगेशन में भी पूरी तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। ये दस्तूर में पूरी तरीके से गुंजाइश रखी गई है। जी, तो इस बातों को यानी मलूज़ रखने के बावजूद भी महज एक तरीके से जो है इन्होंने एक छोटी सी पहाड़ी रियासत में ये काम कर दिखाया, जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ही कम है। तो ये एक, अब उसके बाद ये आगे दूसरी तरफ बढ़ेंगे। अब ठीक है भाई, मुल्क में भी करके दिखाएं, आप करें और करके दिखा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। तो लेकिन उसका जो बैकलैश होता है, ठीक है, एक तबके को आप बिल्कुल नीचा करने के लिए, हाशिए पे लाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए ये गड्ढा खोदा जा रहा है, वो गड्ढे में कौन गिरने वाला है वो भी तो आपको अंदाजा, अभी तो खैर नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, मैं आपके तरफ आऊँगा, इस हवाले से पूछूंगा, मतलब क्यों सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ये सोच रही है कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो सिर्फ ये मतलब इनके हवाले से ही बनाया जा रहा है? इस वजह से कि जो है सरकार का जो कहना है
या फिर भाजपा का जो कहना है, या फिर जो एक्सा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की जो तायद करने वाले, वो यही कह रहे हैं कि इसके ज़रिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें बिलखुसूस ये कोशिश की जाएगी कि सबको मुमासिलत हो, सबको जो है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें कोई अलग अलग मामलात ना हो, बल्कि सबको एक जैसा जो है एक ट्रीटमेंट हो जो लॉ के तहत हो। तो ऐसा हो रहा है, कानून ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ कानून- एडवोकेट साहब हैं, फिर जी, मैं जी। आपसे भी जो है आपकी तरफ भी ज़रूर आऊँगा। नाज़रीन, हमारे साथ जिस तरह से मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, मौजूद मेहमान एडवोकेट संतोष कुमार यादव साहब, सियासी तजियाकार, कानूनदा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ खुसूसी इस प्रोग्राम में। थैंक यू। शहीद वक़ार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा, मैंने अभी माजिद साहब से भी, सीनियर सहाफ़ी हमारे हैदराबाद के, आपसे मैंने सवाल किया, वो यही था कि गुज़िश्ता रोज़ यस्टरडे हमने जो है यौम जमहूरिया मनाया, रिपब्लिक डे मनाया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के हवाले से हमने फिर एक मरतबा क़स्में खाईं और बहुत सारी बातें की कि किस तरह से हमारा ये सफ़र रहा, यानी 1950 के बाद से अभी तक का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब कॉमन सिविल कोड एक रियासत में बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, उत्तराखंड में। अब इस पर एतराज़ भी किया जा रहा है, इस पर जो है बहुत सारी बातें, और बिलखुसूस एक कम्युनिटी की जानिब से मैं कहूँगा, जिस तरह से अभी माई साहब ने भी कहा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, जबकि सरकार का जो कहना है वो कुछ और है? तो क्या क्या चीज़ है जो सरकार पर जो ये एतराज़ किया जा रहा है? जी संतोष साहब। सर, इसको समझने से पहले जी, क्या हम लोगों के पास थोड़ा टाइम है कि हम लोग थोड़ा इसको विस्तार से समझ सकें? जी ज़रूर, प्लीज़। सर, सबसे पहले हम लोगों को लॉ समझना पड़ेगा। जी, कानून। जी, जो टाइप ऑफ लॉ है, कानून की जो काइंड है, प्रकार है, जी, जी, वो दो तरह के हैं मुख्य रूप से। जी, जी, एक होता है म्युनिसिपल लॉ और दूसरा होता है इंटरनेशनल लॉ। जी, जो म्युनिसिपल लॉ होता है वो स्टेट की कानून होती है और उस देश पर लागू होती है, देश के लोगों पर लागू होती है। और जो दूसरा होता है वो इंटरनेशनल लॉ होता है, जो देशों पर लागू होती है। बेसिक फर्क दोनों का यही है। अब हम लोग आते हैं म्युनिसिपल लॉ। म्युनिसिपल लॉ में भी मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, बाकी तो खैर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य दो है। जी। फर्स्ट आता है पब्लिक लॉ। जी। जो पब्लिक लॉ है उसके हिस्से होते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, प्रोसीड्यूरल लॉ और सारी जो कानूनें हैं। अब जो उसके बाद हम अगले स्टेप में आते हैं तो वो आता है प्राइवेट लॉ। दैट इज कॉल्ड पर्सनल लॉ। जी। तो जो पर्सनल लॉ की व्यवस्था होती है और जो म्युनिसिपल लॉ की व्यवस्था होती है, उसका बेसिक अंतर यह होता है कि जैसे अगर मैं अमेरिका में चला जाऊं जी, तो जो अमेरिका का म्युनिसिपल लॉ है वो मेरे पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मैं अमेरिका में रहूंगा फिर भी हम पे पर्सनल लॉ एप्लीकेबल भारत का ही होगा। तो जो पर्सनल लॉ है उसकी यही खासियत है कि आप चाहे जिसकी टेरिटोरी में रहें, जी, आप पर एप्लीकेबल पर्सनल लॉ आपका जो जन्म से आप पर एप्लीकेबल है वही होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं कि जो सरकार का ये कहना है कि हम यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाएंगे सबके लिए, एक बराबर सेकुलर लॉ। जी। एम आई राइट? यस, एग्जैक्टली। तो अब ये जो लाने वाले लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे संविधान में प्रोविजन है, आर्टिकल 44 जी, वो इसका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन हमको 44 समझने के पहले ये समझना पड़ेगा कि ये 44 कहाँ है संविधान के किस पार्ट में और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जब हम इसका एग्जिस्टेंस खंगालते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हिंदी में बात करें तो। जी जी। जो सरकार होगी राज्य में, स्टेट में, उसके लिए गाइडलाइंस है कि वो इस तरह का बिहेव कर सकती है, इस तरह के काम कर सकती है। यह कोई इन्फोर्सेबल नहीं है, एक गाइडलाइन है उसको कि इस तरह के चीजों को मानना है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 44 है, 44 है, क्या उसके पहले भी कोई आर्टिकल है, उसके बाद भी कोई आर्टिकल है,
और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या कहते हैं। तो वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अगर हम उसकी बात करें तो जो मेजर चीजें हैं 36 से जी, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच ये हमारे संविधान में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला जो मेजर चीज है वो कहता है कि एस्टेब्लिश्ड इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट। जी, सबसे जो मेन चीज, महत्वपूर्ण चीज है कि इंडिया को एज ए वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। जी, उसके बाद कह रहा है कि क्रिएटिव एनवायरमेंट सिटीजन कैन लीव पीस और हार्मोनी। जी, जो सिटीजन है, जो इस देश के नागरिक हैं, उनको इस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाएगा और डेवलप किया जाएगा कि जिसमें शांति और जो सद्भाव है वो कायम रहे। जी। उसके बाद जो मेजर चीजें हैं वो आती है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जी, उसको एजुकेट करेंगे, उसको रोजगार देंगे। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस जी एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो ये जो मेजर चीजें हैं जो स्टेट प्रिंसिपल के अंदर जी, अब इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन और सारी चीजें अगर डिटेल में एलेबोरेट करेंगे, जो पहला चीज है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। दूसरा आता है कि भाई आप शांति और सद्भाव डेवलप करेंगे जी। तीसरा चीज आता है कि जो हमारा अभी तक का पर्सनल लॉ है वो रिलीजन बेस्ड है। अगर हम हिंदू हैं तो वो जो हिंदू धर्म से, जैसे जो क्या बोलते हैं आप, मनुस्मृति जी, उससे आई हुई चीजें हैं और श्रुति से आई हुई चीजें हैं। जो ऋषि मुनि है हिंदू धर्म के, उनकी जो रिमेम्बर थी और उनकी जो थॉट्स आइडिया था, उसके आधार पर जो है हिंदी धर्म विकसित हुई और सपिंडाज रिलेशन और ये जो लॉ आए पर्सनल लॉ में, ये वहां से आए हुए हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम में भी ऐसी चीजें कुरान और शरीयत से आई हुई है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो सर। जी बिल्कुल, कुरान और हदीस और शरीयत। जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल शरीयत। तो अब जो बातें आती है कि जब तक कोई समाज जो है एजुकेट नहीं होता है, तब तक वो उसमें एक जड़त्व होती है, वो डायनेमिक नहीं होता है। तो जब तक हम अपने समाज को, अपने देश के लोगों को एजुकेट नहीं करते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, एक लाइवलीहुड नहीं देते हैं, सामान्य रूप से जीने के लिए जो बेसिक जरूरत है वो अगर हम अवेलेबल नहीं कराते हैं और उछल करके डायरेक्ट हम चले जाएं तीसरी चीजों पे, जिसमें यूनिवर्स सिविल कोड की बात आ रही है, तो क्या इससे हमारे स्टेट का जो इन्वायरमेंट है वो उसका पीस और हार्मोनी सद्भाव कायम रहेगा? ठीक है। आपने संतोष साहब बड़ी मतलब इन डिटेल और बड़ी वाज़ेह तौर पर, जो खुले तौर पर बात समझ में आए, वो आपने लॉज भी बताए और जो उसका डेफिनेशन है वो भी बताया। उसकी जो हम उर्दू में कहते हैं तशरीह जो है, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है, वो सारी चीज़ें, पस मंज़र, वो भी आपने बताया कि लॉ कैसे होते हैं और फिर उसके जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, सारी चीज़ें। लेकिन इसी हवाले से मैं आप माजिद साहब से सवाल करने के बाद आपसे ज़रूर सवाल करूँगा कि आप जब इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपना जो मुद्दा रख रहे हैं उसमें दम खम नज़र आ रहा है, लेकिन कोई और भी है जो इसको देखने वाले हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा माजिद साहब से पॉलिटिकली। माजिद साहब, क्यों सिर्फ जो है इस तमाम चीज़ को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी अपने हवाले से सोच रही है कि भाई ये हमारे लिए हो रहा है? बल्कि वकील साहब जो कह रहे हैं कि ये तो सारों के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, अब कैसे हो रहा है, उसका क्या होगा, और वो अगर गलत हो रहा है तो फिर मैं उस हवाले से मैं वकील साहब से, संतोष साहब से सवाल करूंगा। लेकिन आपसे कहूंगा कि क्यों सिर्फ मुसलमान ही सोच रहे हैं कि भाई हमारे ही लिए हो रहा है, हमारे हवाले से हो रहा है, भाई सारे देश के लिए हो रहा है? देखिए, संतोष साहब ने जी पूरी तरीके से जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो आर्टिकल है 36 to 51, इसके बारे में उसकी हायरार्की बता दी। जी हाँ। आप बताइए कि हम 76 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में आ चुके हैं जी। आप बताइए क्या वेलफेयर स्टेट है हमारा? वेलफेयर स्टेट है तो कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बेघर हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, एक बड़ा मालदार बनता जा रहा है, दूसरा तबका गरीब होता जा रहा है जी। और हाई माइग्रेशन नॉर्थ से साउथ की तरफ क्यों हो रहा है?
ये क्या वेलफेयर स्टेट में होता है? दूसरी जो बात उन्होंने बताई, मैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ जी। पीस एंड हारमोनी, पीस और हारमोनी कहाँ है, किस तरीके से, बावजूद अभी मैं, आप वकील साहब हैं, संतोष साहब तो वकील हैं, वो बोलेंगे इस बारे में जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी आज पीर का दिन है, मंडे का दिन है, 3 रियासतों के मैंने रिपोर्ट ली है, बुलडोजर चलाए गए और कंटेम्प्ट डाला गया सुप्रीम कोर्ट में। शायद वो 1-2 दिन के बाद आएगा, पता नहीं, जो भी आएगा, खैर वो सुप्रीम कोर्ट पे जो नंबर आने पर होता है। तो ये बताइए कि क्या मुल्क में इक्वालिटी है, या मुल्क में जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये अब उसमें एक नशाबंदी भी तो है। मैं समझता हूँ वकील साहब बोलेंगे वो चीज़ को जी कि जो है प्रोहिबिशन के बारे में भी हर उनकी रियासत में तो होगा, बिहार में तो होगा, शायद वो बिहार में तो है वो जी। तो ये बताना मकसद है कि ये, और एक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की भी गारंटी दी गई है कि हर जो है मानने वाला, किसी भी धर्म को मानने वाला, वो अपना ना सिर्फ धर्म पे चल सकता है बल्कि उसको प्रोपोगेट भी कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूरी गारंटी है। अभी ये इसमें ये दिया गया, देखिए, जिसमें ये बताया कि शादियां, देखिए अब देखिए मुसलमानों में ठीक है, शरीयत में 4 बीवियां करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन हमारा जो हमारा जो डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोसाइटी के बारे में, उसमें बताइए कि मुसलमानों का बर्थ रेट कितना है, मुसलमान कितनी बीवियां रखते हैं। जबकि मैं ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे कई बड़ा हल्का है मेरा, हमारे जो है हिंदू और दीगर हमारे जो मजहब के लोग हैं, उनके बारे में भी मैं देखता हूँ, तो किसके पास पॉलोगामी किसके पास है या किसके पास नहीं है, तो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक का अपनी इज्जत का सवाल होता है जी। कितने लव इन रिलेशंस, कितने ज़्यादा किसके हो रहे हैं जी। लव इन जो रिलेशन होते हैं ना, लिव इन रिलेशन बोल के आजकल जो शुरू हो गया, और उसमें गुंजाइश भी रखी गई आपकी जो उत्तराखंड में उसमें गुंजाइश भी रखी गई है। ये किसमें कौन से लोग, ठीक है, इससे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ूंगा मगर, लेकिन जो हमारा सोशल डाटा बताता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल डाटा जो बताता है, उसकी मैंने स्टडी की, तो उसमें खुद मालूम होता है। और ये जिस तरीके से, अब देखिए संभल में एक मामूली मिसाल दे रहा हूँ, संभल हो, अभी ये गुज़श्ता दिनों गुजरात में इस तरीके की जो कुछ हुई, तो ये एक निशान करके जिस तरीके से यानी एक तबके को नीचा करके दिखाना है, और उनको ये करके, अब हालांकि पर्सनल लॉ की, आज जैसा आपको वकील साहब ने कहा कि हर एक पर्सनल लॉ अलग होता है, अगर वो अमेरिका भी जाएंगे तो पर्सनल लॉ, यानी हिंदू हो, हिंदू अकीदे के मुताबिक अपने लिहाज से वो जो भी धर्म के जो है पैरवी कर लेंगे जी। उन पर वो जो उनका जो लॉ है वो नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जी। तो उस तरीके से ये क्या इस मुल्क में जहाँ भात के हैं, अभी मनुस्मृति की बात भी की वकील साहब ने जी, उसमें किस तरीके का, अब आप देखिए एक शूद्र या दलित तबके के लिए क्या चीज़ें रखी गई हैं, एक पुरोहित के लिए क्या चीज़ें रखी गई हैं, दूसरे जो है यानी जो तबका 4 तबका दिए गए हैं, जिसमें 4 जो है कैटेगरी की गई है, उसमें हर एक के लिए अलग अलग चीज़ देखी। और मैं कई ऐसे जात पातों में जब भी देखता हूँ, छोटी छोटी जात भी हैं, उनके तरीके, उनके शादी के तरीके अलग होते हैं, उनके जो है यानी आखिरी जो उनका जो फ्यूनरल हो सकता है उनका तरीका अलग होता है। तो ये क्या चीज़ हो सकती है, और खाने के तरीके अलग, तो ठीक है यूनिफॉर्म सिविल ठीक अच्छी बात है, लेकिन यूनिफॉर्म उसको टच नहीं किया जा रहा है। अभी जो किया जा रहा है वो जो फंडामेंटल जो राइट्स है वो जहाँ पर क्लैश होता है, जिसमें यानी जस्टिस नहीं होता या फिर जिसमें मसावत नहीं होते, तो उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा है। देखिए, और आप करना हो तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अगर वैसी इजाज़त दी जाती है तो आप ज़रूर करिए, लेकिन एक रियासत को पहले जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक रियासत को आगे बढ़ा के कर देते हैं, उसके बाद और एक आगे फैलाने का, तो ये पूरी तरीके से ये मैं समझता हूँ कि ये खासकर माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियन लोग हैं, उनको निशाना बनाने के लिए इस तरीके की हरकत की गई। ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं वकील साहब आपसे, संतोष साहब, आखिरी सवाल करूंगा, और वो ये है कि आपने मतलब सारी चीज़ों का इहाता किया बड़े मुख्तसर वक्त में, लेकिन ये तो हमारी अदालतें, जो हमारे बड़े बड़े जजेस हैं, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम उर्दू में जो है अदालत उज़्मा कहते हैं, तो वो सब देख रहे हैं, और वो कई सारे मामलात में अगर कोई संगीन मामला हो जाता है तो वो उसमें जो है अगर हुकूमतें या फिर कोई उनसे रुजू भी नहीं होता है, तब भी वो सोमोटो ले लेते हैं और वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो कानून जिसकी वायलेशन अगर हो रही हो। ये तो इतना बड़ा अहम मामला है, तो फिर हमारी अदालतें इस हवाले से, आपने इतनी सारी चीज़ें जो है रख दी, तो फिर हमारी अदालतें खामोश हैं या फिर क्या हैं इसमें जो ये मामला आगे बढ़ रहा है?
तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ मामला है, एक रियासत में नाफिज हो रहा है और अब आगे सारे मुल्क में नाफिज होने के लिए जा रहा है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने वाले जो हैं वो खामोश हैं या फिर क्या है, या फिर बात कुछ और है जो आप कह रहे हैं वो उसको अदालतें नहीं मानती या नहीं मानना चाहती, या फिर उनके पास कुछ और इसका जो है एंगल है। जी देखिए सैयद साहब, ऐसा है जी कि पुण्य और पाप, अच्छाई और बुराई, जी, दिन और रात, इसमें ठीक वैसा ही संबंध होता है जैसा जून की दोपहरी और दिसंबर के रात का संबंध होता है। एक बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है जी, दूसरी घटती है तो एक ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो सोसाइटी में जब अच्छे लोग बढ़ते हैं तो बुरे लोग घट जाते हैं, और बुरे लोग घटते हैं तो अच्छे लोग बढ़ जाते हैं। जी जी, ये बहुत फिक्स फॉर्मेट है। और जो न्यायपालिका है या अदर जो भी मशीनरी है, हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, मीडिया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जी, तो ये चारों स्तंभ में जो लोग आते हैं वो सोसाइटी से आते हैं। तो जिस तरह की सिविल सोसाइटी हमारी विकसित होगी उसी तरह का जुडिशियरी विकसित होगा, उसी तरह का न्यायपालिका विकसित होगा, अब उसी तरह के जो है हमारे ब्यूरोक्रेट विकसित होंगे, उसी तरह का डॉक्टर विकसित होगा, उसी तरह का लॉयर विकसित होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जजेज हैं वो उसी सोसाइटी से आ रहे हैं। तो जब हमारी सोसाइटी का प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका आउटकम होगा वो भी वैसा ही होगा। तो जो जुडिशरी में जो लोग हैं, जो सरकार में हैं, सबकी अपनी मजबूरी है, सबकी साथ अपनी सर्कमस्टांसेज है, हर कोई स्ट्रगलिंग फेज में है। तो जुडिशरी में जो लोग हैं वो भी सोमोटो संज्ञान लेते हैं जब उनको लगता है। जैसा आप देखेंगे कि जो यूपी में जो बुलडोजर कांड हो रहे थे जी, तो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती नहीं दिखाई, लेकिन अब जो फैसले बाद में जो आए तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको कंपनसेशन देने की बातें कह दी। तो न्यायपालिका की काम करने की भी शैली थोड़ी अलग है। न्यायपालिका अपने ढंग से कार्य करती है। जब उसके पास कोई मामला लाया जाता है तो वो फैसला देती है, या बहुत अगर ऐसा मामला लगता है तो सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है। अब जो तीसरी बात हम लोग कर रहे थे कि यूनिवर्स सिविल कोड का, तो देखिए यूनिवर्स सिविल कोड वो कहाँ सक्सेस हुए हैं, कहाँ सक्सेस हो सकते हैं, उस पे हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। भारत के बारे में जो कहा जाता है कि भारत एक रंगी चुनरी नहीं बहुरंगी साड़ी है, जिसमें हजारों रंग है, हजारों कलर है। जी हाँ। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं पार्टिकुलरली बिहार से बिलोंग करता हूँ जी, और अगर आप यूपी के कुछ हिस्से की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से की बात करेंगे जी, तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। कुछ घरों में जो है नवरात्र होता है जी, दिवाली होता है, तो नॉन वेजिटेरियन चीजों को हाथ नहीं लगा सकते आप। लेकिन जो काली पूजा होती है पश्चिम बंगाल में, वहां काली पूजा और दुर्गा पूजा में सबसे ज्यादा जो है पशु बलि दी जाती है। सही। तो इतना डिफरेंसेज है। तो इसको नट एंड सेल में एक रंगी चुनरी नहीं बल्कि बहुरंगी साड़ी कहा गया। तो इतने डिफरेंसेज हैं, उसके बावजूद जो मेजर चीजें हैं, रोजगार, एजुकेशन, उसके बाद अब इस देश में, हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, अब अंदाजा लगाइए कि 140 करोड़ के आसपास हमारे देश में आबादी है। तो 55 करोड़ जो है युवा है इस देश में, और उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो 5,000 की नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन मुद्दों पर बहस नहीं हो, इन चीजों पर बहस नहीं हो, इसीलिए सरकार चाहती है कि यूनिवर्स सिविल कोड लाए और टीवी डिबेट का हिस्सा यूनिवर्स सिविल कोड बने, न कि रोजगार बने, न कि जो है देश की इकोनॉमी बने, और न कि अन्य एजुकेशन बने। ठीक है वकील साहब, मैं बिल्कुल, हमारे पास 2 मिनट है। वक्फ का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसके हवाले से जो जेपीसी
का जो है मुसलसल जो है काम करती रही और उसमें जो है 14 जो सिफारिशात हैं उसको लेकर वो अब आगे बजट सेशन में पेश कर दिया जाएगा और अपोजिशन के जितने अराकीन थे वो जो है प्रोटेस्ट करते रह गए, लेकिन उनकी जितनी सिफारिशात, उनकी जो है जितनी मांग थी, एतराज़ थे, उसको जो है मुस्तरद कर दिया गया। ये वक्फ का जो मामला देख रहे हैं आप, 2 मिनट अलहदा प्रोग्राम करेंगे इस हवाले से, मैं ज़रूर जो है आपसे भी जानना चाहूँगा, लेकिन 2 मिनट में किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? क्यों वक्फ का जो है मामला इतना जो है हुकूमत उस जानिब तवज्जो देते हुए इसको आगे बढ़ा रही है? जी सर, मेरी जो स्टडी रही है, मैं लॉ का जब छात्र होता था जी, तो वक्फ हम लोगों को पढ़ना था। जी जी। वक्फ का मतलब जो मैं समझता हूँ वो है ट्रस्ट। जी। वक्फ का अगर हिंदी हम लोग हिंदी की बात करें तो वो है ट्रस्ट। जी जी, अगर मैं सही हूं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ट्रस्ट को सरकार ट्रस्ट के हिसाब से देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रस्ट को सरकार डिस्ट्रस्ट की भावना से दिखाना चाह रही है लोगों को, और उसके पीछे सिर्फ उसका पॉलिटिकल मोटिव है। और पॉलिटिकल मोटिव को अचीव करने के लिए ये चीजें कर रही हैं। देखिए, कोई भी एक्ट है, कोई एक्ट में संशोधन हो सकती है और किसी भी एक्ट को चेंज किया जा सकता है, उसमें चीजें जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है। जो लोग सरकार में हैं या आते हैं वो बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, करें, हमारी पूरी उनके साथ है, बट इस इंटेंशन के साथ ना करें कि इस पर राजनीति हो और समाज 2 हिस्सों में बंट जाए। यकीन ये बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहब, आपने वक्त दिया, माजिद साहब आपने वक्त दिया, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।